तो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसका नाम है कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। तो आप पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल बेसिकली होता क्या है और किस कॉन्सेप्ट से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वर्टिकल वेलोसिटी इस वर्टिकल वेलोसिटी के बराबर होती है तो अगर ये वर्टिकल वेलोसिटी इसके बराबर है तो बोथ द प्रोजेक्टाइल्स विल कोलाइड इन मिड एयर। ये h डैश पता कर लेता हूं मैं कि ये 2 सेकंड में कितना नीचे आ गया और उसको 200 से माइनस कर दूंगा तो ये हाइट h आ जाएगी। आई एक्सपेक्ट आप ये ट्रिक को याद रखोगे और इससे रिलेटेड कभी भी सवाल आते हैं नीट में तो आप उनको श्योर शॉर्ट सही करके आओ। हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। तो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसका नाम है कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। अब इससे रिलेटेड सवाल नीट में आ चुका है तो इसीलिए मुझे लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना काफी आवश्यक है। साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक मैं बताऊंगा जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी हैं, आप उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल बेसिकली होता क्या है और किस कॉन्सेप्ट से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है रिलेटिव मोशन इन 2D का। किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो तो इसको जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि 2 कंडीशन मानते हैं। यहां पे मानते हैं एक प्लेटफॉर्म है, ये जमीन है, यहां से एक प्रोजेक्टाइल को मैंने कुछ u1 वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, साथ ही साथ एक और प्रोजेक्टाइल यहां से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं कुछ इस डायरेक्शन में, इसको वेलोसिटी मैंने u2 दे दी। इसका एक एंगल जो है यहां पे, इस एंगल को मैं θ1 बोल देता हूं और यहां पे जो एंगल बन रहा है इसको मैं θ2 बोल देता हूं। अब क्या कंडीशन होगी कि ये दोनों ही प्रोजेक्टाइल्स बीच में कहीं कोलाइड कर जाए। मतलब क्या कंडीशन होगी कि ये प्रोजेक्टाइल्स का पाथ कुछ इस तरीके का हो और ये यहां पे कहीं आके प्रोजेक्टाइल कोलाइड कर जाए। ये दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ कोलिजन। तो क्या वो कंडीशन होनी चाहिए कि यहां पे कोलाइड कर जाए। अब देखो, इसको बेसिकली हम रिलेटिव मोशन से समझने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव मोशन से किस तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी एक फ्रेम में अपने आप को बैठा लेते हैं। मतलब कि आप सेकंड फ्रेम से देख सकते हो फर्स्ट का मोशन या फर्स्ट से देख सकते हो सेकंड का मोशन, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। आप यहां पे एक काम करो, कोशिश करते हैं हम सेकंड का मोशन फर्स्ट से समझने की, यानी कि मैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालूंगा। यहां इस बीच में मैं ग्राउंड का फ्रेम इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये सिंपल सी चीज हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज आप समझ सकते हो और ये प्योरली वेक्टर के साथ होगी। ठीक, ओके। नेक्स्ट चीज क्या है कि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो आ गई और दोनों पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 भी निकाल लेते हैं, जिसकी वैल्यू भी वही होगी, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मजेदार चीज ये है कि दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक एक्सेलरेशन लग रही है और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो a2g माइनस a1g बेसिकली नीचे की तरफ ही होगी और ये कैंसिल आउट कर देगी, मतलब दैट इज गोइंग टू बी g minus g. So finally what I can say is that the acceleration of second with respect to first particle is actually 0. मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो केस बन रहा है, किसी भी एक फ्रेम से अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हो, किसी भी एक फ्रेम से अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। आप सेकंड को देख रहे हो फर्स्ट की फ्रेम से, मतलब आप फर्स्ट पे बैठ जाओ और आप सेकंड को देखना चाह रहे हो तो सेकंड के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो है मात्र उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है। अब कंडीशन यहां पे कुछ इस तरीके की है, कंडीशन यहां पे कुछ इस तरीके की होती है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ u21, that is the initial velocity of 2 with respect to 1, is along the line joining 1 and 2, then the projectiles will collide. Then the projectiles will definitely collide. मतलब सिंपल सी चीज ये है कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मैंने कैलकुलेट कर ली, मतलब 1 की फ्रेम से मैं इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो एक काम करते हैं, हम अपने आप को
फर्स्ट के ऊपर रख लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि यार हम फर्स्ट पे हैं, इस पर्टिकुलर टावर के ऊपर हैं, और यहां से हम बस उसको देख रहे हैं, मतलब हमारे पास तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, हमारे पास तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा डायग्राम दोबारा से बनाऊंगा। ये ग्राउंड हो गया मेरा, ये वही एलिवेटेड प्लेटफॉर्म हो गया, राइट। और इस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे मैं यहां पे हूं, सेकंड पार्टिकल, और यहां पे मेरा फर्स्ट पार्टिकल है। अब आप लोग जानते हो ये U21 क्या था? U21 था बेसिकली U2G। U2G क्या है? U2G ये रहा, माइनस ऑफ U1G। U1G इधर है, तो नेगेटिव ऑफ U1G कहां आएगा? इधर आएगा। देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो। U2G बेसिकली कहां है? U2G है मेरा ये, U2G है मेरा कुछ ये, दिस इज बेसिकली माई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और U1G कहां है? U1G है कुछ इधर, दिस इज बेसिकली माई U1 वेक्टर। मुझे U2G में नेगेटिव ऑफ U1G जोड़ना है। नेगेटिव ऑफ U1G मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट वेक्टर ये रहा, इसका जस्ट ऑपोजिट वेक्टर ये रहा। समझो इस चीज को। थोड़ा सा यहां पे एक इशू है, U1G जो मेरा आ रहा है, U1G मेरा कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। ये मेरा U1 वेक्टर हो गया। तो नेगेटिव ऑफ U1 वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव ऑफ U1 वेक्टर ये हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ U1 वेक्टर ये हो गया। क्लियर है? ये U1 वेक्टर हो गया तो नेगेटिव ऑफ U1 वेक्टर हो गया। मतलब मुझे U2G यानी U2 वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ U1G वेक्टर को जोड़ना, और इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा? इनका रिजल्ट आएगा U21 के बराबर। अब इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम करना है, इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम करना है। कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करूंगा मैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करूंगा तो ये कुछ इस तरीके का आपको रिजल्ट आएगा, और आप देख सकते हो जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। तो ये जो वेलोसिटी आ रही है, अगर इसका जो डायरेक्शन है, अगर इसका जो डायरेक्शन है, दैट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ द सेकेंड पार्टिकल एंड द फर्स्ट पार्टिकल, द सेकेंड पार्टिकल एंड द फर्स्ट पार्टिकल, अगर ये U21 का डायरेक्शन, दैट्स द कंडीशन। यही मेरी क्या है? दिस इज बेसिकली द कंडीशन ऑफ कोलिजन। यही मेरी कंडीशन ऑफ कोलिजन है कि अगर इसका डायरेक्शन इसके अलोंग होता है तो ये दोनों पार्टिकल मिड एयर कहीं पे कोलाइड कर जाएंगे। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और आपने बहुत सही तरीके से समझा। यही कंडीशन है कि इसकी जो वेलोसिटी इसकी फ्रेम से होनी चाहिए, दैट शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ 1 and 2, दैट इज द ओनली कंडीशन। अब ये तो हो गया नॉर्मल मेथड जिससे हम समझेंगे इस पूरे केस को। अब बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है इस सवाल को बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करने का? तो वापस सेम केस लेते हैं। जमीन ये रही, ये यहां पे एलिवेटेड प्लेटफॉर्म रहा, इसके ऊपर एक प्रोजेक्टाइल था U1 जो कि एक थीटा एंगल से प्रोजेक्टेड था। यहां पे थोड़ी सी दूर एक और प्रोजेक्टाइल था U2 जो कि थीटा 2 से प्रोजेक्टेड था। अब मुझे क्या करना है? यहां पे मैं ट्रिक की बात कर रहा हूं, ये बेसिकली ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक, जिससे कि आपका आंसर काफी जल्दी आ सकता है। आपको करना क्या है? आपको इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा U1 साइन ऑफ थीटा 1 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा U2 साइन ऑफ थीटा 2। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे? इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट U1 कॉस ऑफ थीटा 1 और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा U2 कॉस ऑफ थीटा 2। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने दोनों ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना दिए। ठीक है, ओके सर। अब यहां पे कंडीशन बेसिकली ये है, इस ट्रिक के अनुसार कंडीशन ये है कि इफ U1 sin theta 1, if U1 sin theta 1 is equal to U2 sin of theta 2, अगर ये वर्टिकल वेलोसिटी इस वर्टिकल वेलोसिटी के बराबर होती है तो, अगर ये वर्टिकल वेलोसिटी इसके बराबर है तो both the projectiles will collide in midair. If U1 sin theta 1 मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ U1 is equal to वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ U2, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं U1 का y कंपोनेंट is equal to U2 का y कंपोनेंट। अगर ऐसा है then the projectiles will collide, then the projectiles will collide
समझ में आया? दिस इज द ट्रिक, ये ट्रिक है। इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। अगर इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे तो डेफिनेटली कोलाइड करेंगे। दूसरी चीज इसमें यह आ जाती है कि कितने समय के बाद ये कोलाइड करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये आता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड। तो उस टाइम के बाद बात कर लेते हैं, टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, सो टाइम कितना होगा कोलाइड करने के लिए, उसका तरीका यह है, इन दोनों के बीच की दूरी को पता करो। इन दोनों के बीच की दूरी को पता करो। तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कुछ डी डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कुछ डी डिस्टेंस है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मान लेते हैं कुछ डी डिस्टेंस है। अब अगर डी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दूरी है तो जो टाइम हो जाएगा टी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जो भी दूरी है डी डिवाइडेड बाय जो भी इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज है उनको डायरेक्टली ऐड कर देना है। मतलब u1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस u2 cos ऑफ थीटा 2। ये हो जाएगा टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड। समझ में आप लोगों को? आपको पूरा एनालिसिस पता होना चाहिए। मैंने दोनों ही केसेस बताए। ये जो आपको ट्रिक देख रहे हो ये निकली है इसी रिजल्ट से। ये जो रिजल्ट आपके सामने है कि द वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 शुड बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 1 and 2, उसी से यही पूरा सर्कमस्टेंस निकला है। तो आप अल्टीमेटली इस ट्रिक को याद रख लो, आपके लिए केस बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों वेलोसिटीज के बराबर हैं तो वो कोलाइड करेंगी समवेयर इन मिड एयर। और कितने समय के बाद करेंगी? दैट इज गोइंग टू बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को ऐड करना। मतलब इसको इससे ऐड करना है। समझ गए आप लोग? आओ अब सवाल देखते हैं नीट का, जो कि इससे रिलेटेड आया हुआ है 2019 में। क्या है सवाल कि 2 bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from rooftops of 2 buildings which are 100 meter apart। 2 बिल्डिंग है, उनकी छतों से आपने 2 प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फायर किया है और दोनों बिल्डिंग 100 मीटर अपार्ट है। मतलब देखो केस कुछ इस तरीके का है, यहां पे एक बिल्डिंग रही और दोनों बिल्डिंग की हाइट सेम है। दोनों बिल्डिंग की हाइट सेम है। ठीक, यहां से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया कुछ इस तरीके से और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया कुछ इस तरीके से। और मजे की बात यह, दोनों को हॉरिजॉन्टली ही फायर किया गया है। दोनों को हॉरिजॉन्टली फायर किया है तो इससे एक कंडीशन तो हमारी एस्टैब्लिश हो जाती है कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटीज शून्य आ रही है, जीरो आ रही है। देख लो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है मतलब दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल दोनों के दोनों कोलाइड करेंगे समवेयर इन मिड एयर। एक कंडीशन तो पूरी जस्टिफाई हो जाती है कि दोनों के दोनों प्रोजेक्टाइल जो है वो कोलाइड करेंगे समवेयर इन मिड एयर। ठीक है, उसके बाद फिर 100 मीटर अपार्ट इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? इनके बीच की दूरी दी हुई है 100 मीटर। क्या पूछ रहे हैं? और दोनों की जो हाइट है ऑफ सेम हाइट 200 मीटर, दोनों की जो हाइट है वो 200 मीटर है, दोनों की जो हाइट है वो 200 मीटर है। अब हमें यह पता करना है विद द सेम वेलोसिटी। अच्छा, एक और चीज, दोनों की वेलोसिटी भी सेम कर दी इन्होंने 25 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी 25 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ ही रहे हैं व्हेन एंड वेयर विल द 2 बुलेट्स कोलाइड। कहां पे और कितने टाइम के बाद ये दोनों प्रोजेक्टाइल कोलाइड करेंगे? मतलब ये दोनों प्रोजेक्टाइल कुछ यहां पे कोलाइड करेंगे, यहां पे समवेयर अराउंड इधर, राइट? बीच में ही होगा डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों के सारे पैरामीटर सेम है, 25-25 है, हाइट भी 200 है, तो बीच में 50 मीटर पे करेंगे। अब क्या ऑप्शन दिया हुआ है? यहां पे टाइम दिया और हाइट दिया, कितनी ऊंचाई पे ये लोग कोलाइड कर रहे हैं। मतलब मुझे ये हाइट पता करनी है और टाइम पता करना है। टाइम तो शायद आप लोगों को पता है, टाइम तो अभी आप लोगों ने जाना ट्रिक के थ्रू। टाइम क्या होता है बताओ जरा, टाइम क्या होता है? सर अभी हमने जाना जो टाइम होता है वो होता है जो टोटल डिस्टेंस है 100 डिवाइडेड बाय इन दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को ऐड करना। मतलब 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 कितना आ गया? 100/50 होता है 2 सेकंड। मतलब 2 सेकंड के बाद सर ये लोग कोलाइड करेंगे। देखो एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया है, यहां पे यही करेक्ट आंसर है। 2 सेकंड के अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ये भी है एक ये भी है। सी और डी तो कैंसिल हो गए कि दे विल नॉट कोलाइड तो हो ही नहीं सकता। आप ये समझ सकते हो दे विल नॉट कोलाइड का कंडीशन ही होगा जब वर्टिकल वेलोसिटी सेम नहीं होंगी। यहां पे सेम है तो कोलाइजन होगा और टाइम आ गया 2 सेकंड। अब मुझे पता करना है कितनी हाइट के बाद, कितनी हाइट के बाद, तो वो भी बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। कैसे आसान है? मैं इसके लिए ये पता कर लेता हूं कि ये 2 सेकंड में कितना नीचे आ गया, ये यहां से यहां कितना नीचे आ गया। ये एच डैश पता कर लेता हूं मैं कि ये 2 सेकंड में कितना नीचे आ गया और उसको 200 से माइनस कर दूंगा तो ये हाइट एच आ जाएगी।
तो क्या आप ये h डैश पता नहीं कर सकते कि 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना नीचे आएगा? बड़ी आसानी से पता कर सकता हूं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाना है। बेसिकली मुझे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y पता करना है, जो कि हो जाएगा ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y दोनों ही केसेस में, आप इसके लिए पता कर सकते हो, उसके लिए भी, दोनों ही केसेस में 0 है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y मेरा क्या हो रहा है? h डैश हो रहा है। हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हो गया और टाइम कितना हो गया? 2 स्क्वायर। एक से एक कैंसिल, 10 इंटू 2 20 आ गया आंसर। 20 आ गया आंसर, मतलब मेरा h डैश भी पता चल गया है। h डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 के बराबर। तो ये अगर 20 है तो 200 में से 20 जाएगा तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी ऑब्वियसली 180 मीटर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 मीटर। मतलब ये कुछ 180 मीटर अबव द ग्राउंड कोलाइड कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। आफ्टर 2 सेकेंड्स एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, नहीं, अगर यहां पे बोलते बिलो द टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर बिलो, देन ये सही होता, बट ये हाइट की बात कर रहा है, मतलब आप ऑब्वियसली ग्राउंड से इसको मेजर कर, ठीक है। सो आई सपोज इस क्वेश्चन में आपको काफी अच्छा एनालिसिस मिला होगा कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको इससे रिलेटेड मेन कॉन्सेप्ट भी बताया और ट्रिक भी बताया। आई एक्सपेक्ट आप ये ट्रिक को याद रखोगे और इससे रिलेटेड कभी भी सवाल आते हैं नीट में तो आप उनको श्योर शॉर्ट सही करके आओगे। इसी के साथ आज का ये सेशन क्लोज करूंगा एंड अगले सेशन में मिलते हैं ऐसे ही एक बहुत मजेदार से टॉपिक के साथ और उसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।